Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दैट इज किरण रिजिजू जी, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म ये किया है कि जस्टिस वर्मा को रिमूव करने का जो मोशन है, वो सबसे पहले लोकसभा में टेकअप किया जाएगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा में। अब एक्चुअली इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी दिनों पहले कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। एक्चुअली जो हमारे राज्यसभा के उस टाइम के ऊपर चेयरमैन, जिन जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ऑपोजिशन का एक जो प्रस्ताव था इन ऑर्डर टू रिमूव जस्टिस वर्मा, उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो भी एक काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि सरकार अलग चाहती थी, ऑपोजिशन भी चाहता था वहाँ पे। तो यहाँ पर अब डिसाइड ये हुआ है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी यहाँ पे साथ में मिलकर बाई पार्टीशन यहाँ पे मोशन यहाँ पे लेकर आएंगे एंड इस तरह से इनको रिमूव करने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। अगर दोस्तों ये सक्सेसफुल रहता है तो जस्टिस वर्मा पहले ऐसे जज बनेंगे जिनको यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। तो लेट अस सी कि क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। दोस्तों, डेट है आज की 26 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों हमारा जो सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको जीएस की क्लासेस और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सृजन बैच है ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कहीं ना कहीं चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी तैयारी को और बेटर करना। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, इसके फीचर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स नीचे लिंक में यहाँ पे गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है कारगिल विजय दिवस के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों, आज है 26 जुलाई एंड हर साल 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, पहले तो आप 1984 को समझिए। 1984 में क्या होता है, ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारत का जो कंट्रोल है सियाचिन ग्लेशियर का, एंड कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे पाकिस्तान का जो एक्सेस था की स्ट्रेटेजिक एरियाज का, वो एक तरह से रोक दिया गया। बिल्कुल, और बिल्कुल ये हमारा ही पार्ट है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं। अब एक्चुअली में बट आप नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कोशिश समय के साथ ये रही कि भारत का जो कंट्रोल है NH1A के ऊपर, उसको डिसरप्ट करे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रिश्ते अच्छे भी थे। जैसे अगर हम बात करें 1999 की, तो उस समय लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन हुआ, उसके माध्यम से हमने कोशिश ये करी कि कोई भी अगर हमारे मसले होंगे तो उनको पीसफुली हम यहाँ पे उनको रिजॉल्व करेंगे। पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे, जो कश्मीरी इंसर्जेंट्स की तरह बनकर आए, उन्होंने भारत की टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया, राइट। एंड इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि 1998 अर्ली 1999 में यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर द्रास और बाटलिक सेक्टर ऑफ लद्दाख में यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर एक लोकल शेफर्ड थे, ठीक है, ताशी नामग्याल, चांगपा ट्राइब को बिलोंग करते थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे, जब वो अपनी याक को ढूंढ रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है, तो पाकिस्तान का ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बद्र, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो भारत भी अपना यहाँ पे मिलिट्री रिस्पॉन्स यहाँ पे करता है एंड उसी ऑपरेशन का नाम होता है भारतीय आर्मी का ऑपरेशन विजय। क्या पर्पस था कि ये जो इंट्रूडर्स हमारी टेरिटरी में घुस गए हैं ना, इनको हम पुश बैक करें। और इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, उनका ऑपरेशन सफेद सागर देखने को मिला और इंडियन नेवी का आपको ऑपरेशन तलवार भी देखने को मिलता है। अब ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, उसका रीजन यही था कि टेरेन काफी ज्यादा हार्श हमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, राइट। पर भारत के जो जवान थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ यहाँ पर सारे मुकाबलों का डटकर सामना किया एंड जिस वजह से 26 जुलाई को हमारी यहाँ पे जीत भी होती है, ठीक है ना। तो बट इसके बाद देखो हम अपने आप को रिफॉर्म करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भारत की टेरिटरी में घुस आए, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी माना गया। तो इसके बाद हमने अपनी चीज़ें बेहतर करी। जैसे फॉर एग्जांपल के सुब्रमण्यम जो थे, उनके अध्यक्षता के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई एंड उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का प्रपोजल दिया, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स का, आपका ड्रोन्स का इंटीग्रेशन करना हो गया एंड साथ ही साथ हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स की जो उम्र है वो कम करना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकमेंडेशंस थी। दोस्तों, ये जो कारगिल विजय दिवस था ना, इसमें हमारे जो जवान थे उन्होंने बहादुरी से बहुत ही इसका लड़ाई करी एंड आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे वो भी वीर गति को प्राप्त हुए इस समय एंड बाकी हमारे जवानों ने भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम किया। बाकी लोग नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा जो कारगिल विजय दिवस है,
हम ये चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को इसका पता हो अच्छे से, राइट? एंड इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयरनेस जनरेट करें। उसी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। जैसे पहला इनिशिएटिव है ई श्रद्धांजलि पोर्टल। ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से जो नागरिक है ना, वो हमारे जो मार्टियर्स हैं उनको यहाँ पे वर्चुअल ट्रिब्यूट यहाँ पे कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ इससे कहीं भी आप लोकेशन से हो, आप डेफिनेटली एक तरह के आपके अंदर भी एक देशभक्ति की जो भावना है वो यहाँ पे जगेगी। उसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड बेस्ड ऑडियो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे पता क्या होगा, आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि उस समय इवेंट क्या क्या हुए थे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहीं पे खड़े हो युद्ध के समय के ऊपर। तो वहां पे आपको बिल्कुल वहां पे वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी, ऑडियो म्यूजियम हो गया, एंड उसके कहीं ना कहीं आपको हर चीज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको करने का मौका मिलेगा। एंड साथ ही तीसरा जो पॉइंट है, इंडस व्यू पॉइंट बैटलिक सेक्टर। यहाँ पर क्या होगा ना, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे जा पाएंगे कंट्रोल्ड एक्सेस के माध्यम से। अब जब लोग वहां पे जाएंगे, उस जगह को विजिट करेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, कि किस चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर, किस चैलेंजिंग टेरेन के अंदर हमारे जो जवान थे उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं ताकि लोगों के अंदर इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस यहाँ पे रहे, एंड उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जो कंटिन्यू रहे। बाकी इसके साथ ही साथ हमारा जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको भी ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग आएंगे तो बॉर्डर विलेजेस वाले लोगों को भी एक तरह से मदद मिलेगी। और बॉर्डर विलेजेस के जो लोग होते हैं ना, वो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीजन यही है कि जो बॉर्डर के लोग हैं, दे सर्व एज आईज एंड ईयर्स ऑफ आवर इंडियन आर्मी। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे, एक लोकल शेफर्ड ने हमें बताया कि कुछ तो गतिविधि चल रही है अनयूजुअल, तो उससे ही हमें पता लगा। तो इस तरह से जो लोकल विलेजेस के लोग होते हैं वो हमारी आर्मी के आईज एंड ईयर्स होते हैं। तो ये कुछ बातें थी कारगिल विजय दिवस के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। अब पहली चीज तो आप लोग जानते होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल होता क्या है। दरअसल में इसमें एथेनॉल और पेट्रोल का आपको मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं E20 की, तो 20 का मतलब पता क्या है, कि इसमें 20% एथेनॉल है एंड 80% आपका पेट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये एथेनॉल आता कहाँ से है। देखो, एथेनॉल कई जगह से आ सकता है। मेजरली आपको ये शुगर केन से आता हुआ, डिराइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अलग अलग आपके जैसे आपके फूड ग्रेन्स हैं, खासकर जो डैमेज्ड वाले हैं। आता तो दोनों से ही है, पर हमारी कोशिश है कि फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखना है। तो उनसे भी हम यहाँ पे आपके ब्रोकन राइस हो गया, आपके रॉटन पोटैटोस हो गया, राइस स्ट्रॉ हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ हम कहीं ना कहीं एथेनॉल यहाँ पे बनाते हैं, एंड उस तरह से ब्लेंडिंग करी जाती है। अब उससे पता क्या होता है, दो फायदे हमें सबसे बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। एक तो पहली चीज, इन्वायरमेंट को यहाँ पे ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन यहाँ पे कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। दूसरी चीज, हमारा आप नोटिस कर पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे कच्चा तेल कम मंगाएंगे तो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट होगा वो भी कम होगा, राइट? तो उससे भी हमारी सेविंग होगी। तो हमारा दरअसल में जो टारगेट था ना, वो 2030 टारगेट हुआ करता था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करने का। पर अगर हम बात करें, हमने ये टारगेट 2025 में ही अचीव कर लिया है, 5 साल अहेड ऑफ द शेड्यूल। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत ने बहुत शानदार काम किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर। अब आप नोटिस करेंगे 2014 के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही कम थी, 1.5%, पर आज ये 20% पहुंच गई है। लगभग 11 साल में 13 गुना यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि हमने कच्चा तेल कम मंगाया है, तो भाई 1,36,000 करोड़ ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारी सेविंग भी हुई है, और एनवायरनमेंट को भी हमने सेव किया है, क्योंकि 690 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हुई हैं बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट है। अब देखो, बट कई बार ना क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके हम उससे एथेनॉल बना रहे हैं। ये चीज़ को टैकल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारे फूड ग्रेन्स को इस्तेमाल कर लें। तो कोशिश एक्चुअली में ये है कि जैसे आप नोटिस कर पाओगे, नेशनल एक ना हमारी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। उसने भी कोशिश ये करी है कि हमें अलग अलग तरह के डाइवर्स फूड स्टॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डैमेज फूड ग्रेन्स, अब ब्रोकन राइस है, रॉटन पोटैटोज है, ये खाने के काम उतना नहीं आएंगे, तो इनका इस्तेमाल हम यहाँ पे करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा शुगर केन जूस, मोलासेस, या नॉन फूड बायोमास हो गया, राइस स्टॉक, कॉटन स्टॉक्स, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि खाने को, फूड सिक्योरिटी को दिक्कत आ जाए। इसीलिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये टारगेट था हमारा 2030 का, पर 2025-26 में हमने अचीव कर लिया, राइट। एंड साथ ही साथ
जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं उनका हम एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करें, इसका यहाँ पे अलाउ करता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, और इसको अप्रूव किया जाता है बाय द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट हुआ, हमारा एडवांटेज भी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, एनर्जी इंपोर्ट हमारा यहाँ पे कम हुआ, एंड एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हुआ। ये हमने यहाँ पे एथेनॉल ब्रांडिंग को समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मालदीव्स। थोड़ा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मालदीव्स के साथ ना हमारे रिश्ते थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर, अगर आपको पता हो। आप लोग भी सोशल मीडिया तो देखते ही हो। एक्चुअली पता क्या हुआ, अगर हम बात करें भारत और मालदीव्स की, हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी टाइज हमारे अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हैं, एंड हमारी जो मिलिट्री थी ना, हमारी मिलिट्री के भी कुछ लोग आपको मालदीव्स में स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। पास्ट के अंदर ज़्यादा थे। इसका रीज़न ये था कि मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, या फिर इवन ना जैसे रडार सिस्टम हमने यहाँ पे उनको गिफ्ट किया था, तो उसके लिए, प्लस एट द सेम टाइम और भी हमने मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमने गिफ्ट किए थे बहुत बार मालदीव्स को, तो उनकी देख-रेख के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए भारत के कुछ मिलिट्री पर्सनल आपके स्टेशन थे मालदीव्स के अंदर। पर वहाँ पर उस टाइम पे पता क्या हुआ, उस टाइम आप नोटिस कर पाओगे कि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट में थे उस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। बट जो ऑपोजिशन में थे, मोइजू, ठीक है ना, मोहम्मद मोइजू, उन्होंने यहाँ पे अपोज किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि भारत कैसे मालदीव्स की सॉवरेनिटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया का मिलिट्री लोगों का यहाँ पे प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं उनकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा मोइजू ने यहाँ पे बोला। एंड इसी वजह से इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, इंडिया आउट, कि इंडिया के लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब उससे कहीं ना कहीं देश भर के अंदर, मतलब मालदीव्स के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स यहाँ पे बनने लग गए। अब इंडिया के अगेंस्ट सेंटीमेंट बने तो भारत के अंदर भी हम थोड़ा मालदीव्स के हम भी अगेंस्ट हो गए उस वजह से। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन देखा होगा, जहां मालदीव्स बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों ने मालदीव्स जाना यहाँ पे कम कर दिया। तो यानी कि कहने का मतलब, पिछले साल में हमारे टेंशन बहुत ज़्यादा थे मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स के साथ हमारे उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे और मालदीव्स के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट मालदीव्स ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे बुलाया है, ठीक है, एज द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन द कंट्रीज 60th इंडिपेंडेंस डे। तो मालदीव्स ने भारत के मोदी जी को बुलाया है, मोदी जी गए हैं, उनसे बातचीत हो रही है मोदी जी से। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि जब से मोइजू इस तरह से बने हैं, ठीक है, तो तब से प्रधानमंत्री मोदी जी पहले हेड ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने मालदीव्स को विजिट किया है। बाकी इससे कहीं ना कहीं हमारे आपस में डिप्लोमेटिक रिश्ते भी अच्छे होंगे। एंड ऐसा माना जा रहा है कि एक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे फाइनलाइज हो सकता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके अंदर हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो अच्छी बात है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उनको हमें कंट्रोल करने के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत भी इन देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे। तो ये चीज़ डेफिनेटली हमें यहाँ पे भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें डेफिनेटली ये मदद कर रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज आईसीजेस लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज रूलिंग। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज वनाटू। अब यही कंट्री आप नोटिस करना कहाँ पर है सर, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, ये आपका पपुआ न्यू गिनी, एंड यहाँ पर आपको ये देश देखने को मिल जाएगा वनाटू, ठीक है। अब ये मेलानेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। एंड साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग 80 के आसपास आपको आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 65 आइलैंड्स के ऊपर यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। एंड नोटिस करना, इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, पर क्योंकि ये अपने आप में आइलैंड है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसका बन जाता है। उसका रीजन यही है कि अगर छोटे छोटे जो आइलैंड्स है ना, उनकी वजह से इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ता रहता है। एंड दैट इज वाई इसका ईज इतना ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट विला है। एंड ये वॉल्केनिक ओरिजिन का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे वनाटू में आपको रग्ड माउंटेन्स, हाई प्लेट्यूज, हिल्स वगैरह हो गया, एंड बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज जैसे आपका माउंट यासूर, ठीक है, मुनारो एंड गैरेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें पता लग जाएंगी। अब एक्चुअली पता क्या है, वनाटू बहुत ही चिंता में है। अब चिंता में क्यों है, चिंता में इसलिए है क्योंकि सी लेवल जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, प्लस वनाटू में एक्सट्रीम वेदर की वजह से लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है।
ठीक है। अब वनाटू ने क्या किया, वनाटू गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां पे उन्होंने बोला कि भाई जो देश है दुनिया भर के, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं क्लाइमेट चेंज को करने की, नहीं तो मेरे जैसे देश तो इस तरह से खत्म ही हो जाएंगे। अब आईसीजे ने इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग यहाँ पे दे दी है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या लैंडमार्क रूलिंग दी है उन्होंने। आईसीजे ने ये कहा है कि भाई दुनिया भर के देशों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाए। ये यहाँ पे आईसीजे ने बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग दे दी है। आईसीजे ने यहाँ पे बोला कि भाई क्लाइमेट एक्शन एक बाइंडिंग लीगल ड्यूटी है। इतनी बार अलग अलग जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर, उन अलग अलग ट्रीटीज के अंदर आपने साइन किए हुए हैं, तो हर देश की यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन बनती है क्लाइमेट के अगेंस्ट लड़ने की। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गलत एक्ट है, ठीक है। अगर कोई देश इस तरह से जानबूझकर इंटेंशनली रॉन्गफुल एक्ट करता है तो ऐसे देशों को हमें अकाउंटेबल यहाँ पे ठहराना होगा क्लाइमेट क्राइसिस काउज करने के पीछे। इसके अंदर सोल्यूशन बस एक ही है, वो है ग्लोबल कॉपरेशन। दुनिया भर की कंट्री साथ में आए एंड उनको जैसे फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल का भाई इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्लाइमेट मिटिगेशन की तरफ हम यहाँ पे काम करेंगे, तभी यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे रोक सकते हैं। अब ये जो आईसीजे ने रूलिंग दी है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूलिंग आपको देखने को मिलती है। एंड इसको दुनिया भर के अंदर जो आपके स्मॉल आइडेंट डेवलपिंग स्टेट है, एसआईडीज, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सराहा है कि ये जो आपकी रूलिंग है ये कहीं ना कहीं पैसिफिक कम्युनिटीज के लिए एक लाइफ लाइन का काम करेगी। जो उनको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं सी लेवल बढ़ने से उनका देश ही खत्म ना हो जाए, उनके आइलैंड्स ना डूब जाए, उनको एक तरह की होप यहाँ पे सामने देखने को मिली है। एंड दुनिया भर में अगर हम बात करें, यूथ हो गया, कम्युनिटी वाइसेस हो गया, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी होप आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आईसीजे की ये लैंडमार्क रूलिंग। अब पॉइंट ये आता है कि आईसीजे की रूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानी जाती है दुनिया भर के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते होंगे, ये यूएन का ही आपको एक ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, जुडिशियल ऑर्गन। दरअसल में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में अंडर द यूएन चार्टर, एंड ये फंक्शनिंग स्टार्ट हुई इसकी 1946 के अंदर। इसके जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको टोटल 15 जजेस देखने को मिलते हैं। हर जज का जो टेन्योर होता है वो 9 साल का होता है। एंड जजेस कौन इलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देशों के बीच में कुछ भी इस तरह से लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि ये मुद्दा क्या है। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे एक देश है थाईलैंड, एंड यहाँ पर आपको दूसरा देश कंबोडिया देखने को मिल जाएगा। अब पिछले कुछ टाइम से ना थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में दिक्कतें चल रही हैं। मैं आपको समझाता हूँ। लगभग 2 महीने पहले की बात है कि जो कंबोडिया के कुछ ट्रूप्स थे ना, उन्होंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया जो बॉर्डर था। अब कंबोडियन ट्रूप्स ने क्रॉस किया, उस मद में कहीं ना कहीं एक कंबोडियन सोल्जर की उस समय डेथ भी हो जाती है, जब इस तरह से थाईलैंड और कंबोडिया के साथ थोड़ी सी हल्की सी झड़प होती है। अब जुलाई 24 और जुलाई 25, ये लास्ट 2 दिनों में इतना होता है कि जो कंबोडिया की फोर्सेस होती हैं ना, वो यहाँ पे रॉकेट्स एंड आर्टिलरी छोड़ देती हैं टुवर्ड्स थाईलैंड। अब ऐसा बोला जाता है कि थाईलैंड भी आपस में रिटेलिएट करता है, F-16 एयर स्ट्राइक करता है, हैवी वेपन्स के थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और थाईलैंड अपने बॉर्डर एरियाज के अंदर ना मार्शल लॉ भी लगा देता है। अब इससे नोटिस करना, पिछले दिनों के अंदर कई सारे लोग यहाँ पे डेथ हो चुकी है उनकी, कई सारे लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। एंड वहाँ पर जो मंदिर हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर, वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कुछ एरियाज हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये एक्चुअली इनका बॉर्डर है, हमेशा से डिस्प्यूट में रहा ही है, पर कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसी झड़प हो जाती है। एंड अब जो झड़प है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जो न्यूज में है इस कॉन्टेक्स्ट में, हम प्लीज उनको नोटिस करेंगे। एक्चुअल में आपको अगर बताऊं ना, तो ये जो एरिया है, खासकर अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट एशिया की, यहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, दैट इज द खाइमर डायनेस्टी। खाइमर डायनेस्टी ने आपके कंबोडिया एंड इवन थाईलैंड, लाओस, वियतनाम के कुछ कुछ एरियाज में था, बट मोस्टली कंबोडिया में थी। तो वहां पर आपके जो जयवर्मन टू थे, सूर्यवर्मन टू थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह वहां पे बनवाए हैं, राइट। अब नोटिस करना, इसी तरह से एक टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज प्रसाद ता मोइन थोम टेम्पल। ये आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे ही है, पर कंट्री इज इन थाईलैंड। ये बनाया था 12वीं सदी के अंदर बाय किंग उदय आदित्य वर्मन टू, ठीक है। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और यहाँ पर आपको एक शिवलिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नेचुरल रॉक फॉर्मेशन से ही बना हुआ है। अब ऐसा बताया जाता है कि जो खाइमर हाईवे था, जो अंकुर वॉट और आपका फिमई को यहाँ पे कनेक्ट करता था, उसी का ही आपको ये पार्ट आपको देखने को मिलता है।
उसके अलावा एक और टेम्पल है, दैट इज प्रसाद प्रे विहार टेम्पल। ये कंबोडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट ना ये जो टेम्पल है ये अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो भगवान शिव को यहाँ पे डेडिकेटेड है। अब इसको भी 11वीं सदी के अंदर यहाँ पे बनाया गया था, पर कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका ओरिजिन जो था वो 9th सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी खाइमर आर्किटेक्चर का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये जो टेम्पल है ना, इनके देश कौन से हैं, इनका थोड़ा सा आप आइडिया रखिएगा। एंड ये जो मैंने आपको बताया है, थाईलैंड और कंबोडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, अब इससे भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट पाएगा, क्योंकि भारत के एक तरह से एक्सटेंडेड नेबरहुड का ही ये हिस्सा आपको देखने को मिल जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबर ही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी भारत के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, देखो मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, विजिट करने जाते हैं। खासकर दोस्तों थाईलैंड की जो इकोनॉमी है ना, वो तो बहुत डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर। इवन कंबोडिया की भी, अब कंबोडिया के ऊपर भी दिक्कत आ गई है कि लोग टूरिस्ट आएंगे नहीं आएंगे, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इस तरह से इंस्टेबिलिटी से उठ जाता है। तो लेट अस सी क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर, राइट। अब एक ना मुझे छोटी सी करेक्शन करवानी है आप लोगों के लिए। कल एक हमने टॉपिक पढ़ा था इटालियन हाइडल प्रोजेक्ट, तो एक्चुअल में ना मैंने यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए। द आंसर विल बी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आंसर सही क्या होगा, दिबांग रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्लीज कल के सेशन में करेक्शन कर लीजिएगा, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है सर। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसको कौन रिलीज करता है दोस्तों, इसको रिलीज हेनली एंड पार्टनर्स ही करते हैं। प्लस अगर कोई आपसे पूछे इसका डेटा कहाँ से आता है, तो डेटा आता है IATA से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बनेगा। पाइनएप्पल की दोस्तों बात करें तो बिल्कुल भारत दुनिया का छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल देखने को मिल जाएगा, तो ये बात अपने आप में करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि यूनेस्को की बात करें, तो दोस्तों यूनेस्को आपका 1982 के अंदर नहीं, ये आपका 1945 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये तीसरा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों दिमाग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ एसोसिएटेड है। एंड दूसरी बात, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।